नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। फिक्र का पहला फोकस प्रधानमंत्री मोदी की माफी है। शिवाजी की मूर्ति गिरने पर आज उन्होंने महाराष्ट्र में सिर झुकाकर 4 बार माफी मांगी, लेकिन उनके माफी मांगते ही सियासत कैसे तेज हुई, महाराष्ट्र की ये चुनावी फाइट आपको दिखाएंगे। आज से विश्व में नए भारत की पहचान वधावन पोर्ट के लिए भी होगी। वधावन पोर्ट समंदर के रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड में भारत के लिए गेम चेंजर कैसे साबित होगा, ये पोर्ट भारत की जेब भरने वाला कैसे बनेगा, इन डेप्थ सी रिपोर्ट दिखाएंगे। असम विधानसभा में आज से जुमे की नमाज पर 2 घंटे तक मिलने वाले ब्रेक पर रोक लगा दी गई। सीएम हेमंत ने इस फैसले को मुस्लिम लीग का फैसला पलटने वाला क्यों कहा, असम की ये मुस्लिम बेस्ड पॉलिटिक्स जरूर देखिएगा। कोलकाता रेप मर्डर केस पर राष्ट्रपति के बाद आज उपराष्ट्रपति भी बेहद गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा कि जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, वो समाज कलंकित है। वैसे आज इस केस में सीएम ममता बनर्जी ने दोबारा पीएम को चिट्ठी लिखी और बेटियों से रेप के दोषियों को जल्द फांसी देने वाला कानून बनाने की मांग भी की। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कई दिनों की अटकलों को आज विराम दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप जासूसी करने का लगाया है, लेकिन चंपई के बीजेपी में जाने से झारखंड की पॉलिटिक्स कितनी चेंज होगी, हमारा विश्लेषण जरूर देखिएगा। क्या एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार Z+ सुरक्षा लेने से इनकार कर सकते हैं? आज उन्होंने दिल्ली में एजेंसी के अधिकारियों से मुलाकात की। खबर है कि वो Z+ सुरक्षा के तहत सुझाए गए कुछ उपायों को अपनाने पर राजी नहीं है। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत का शानदार आगाज हुआ है। आज इंडियन शूटर अवनी लेखरा ने सीधे गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया। वहीं इसी खेल में भारत की मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। कुल मिलाकर अब तक भारत 4 मेडल जीत चुका है। और फिक्र के फैंस के लिए एक बड़ी खबर विस्तारा एयरलाइन से जुड़ी हुई है। देश की तीसरी बड़ी एयरलाइन विस्तारा 11 नवंबर को अपनी आखिरी फ्लाइट ऑपरेट करेगी, क्योंकि सिंगापुर बेस्ड एयरलाइन का मर्जर एयर इंडिया के साथ फाइनल हो गया है। 12 नवंबर से विस्तारा की सभी फ्लाइट्स का ऑपरेशन एयर इंडिया ही करेगी। फिक्र में आज की लेकिन सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी माफी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में प्रधानमंत्री मोदी की माफी। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर थे। शिवाजी महाराज की धरती पर कदम रखा था। पालघर में वाधवन बंदरगाह की आधारशिला रखने पहुंचे थे। भव्य कार्यक्रम था। पीएम मोदी मंच पर मौजूद थे। उनके साथ मंच पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री भी थे। वहां पीएम मोदी को सुनने के लिए भारी भीड़ पहुंची थी। उसी भीड़ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगी। उन्होंने सिंधुदुर्ग में 26 अगस्त को हुई एक अप्रत्याशित घटना के लिए शिवाजी महाराज से क्षमा मांगी। 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा गिर गई थी। ये मूर्ति कैसे गिरी, इस पर अब तक देश में डिबेट चल रही है। महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर पिछले 5 दिन से भीषण राजनीति हो रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज को आराध्य देव मानने वाले लोगों में इस घटना को लेकर रोष है और पीएम मोदी शिवाजी महाराज के नाम पर हो रही इस राजनीति को भी समझते हैं और लोगों की भावनाओं को भी। इसीलिए उन्होंने आज बिना समय गंवाए छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांग ली। उन्होंने इस दौरान शिवाजी महाराज पर पूरे 5 मिनट तक अपने विचार रखे। 300 सेकंड में 7 बार छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को 7 बार आराध्य देव कहकर संबोधित किया। पीएम ने कुल 4 बार शिवाजी महाराज से क्षमा मांगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के बाद महाराष्ट्र की धरती पर जन्मे वीर सावरकर का जिक्र भी छेड़ा। राहुल गांधी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन पुराना मामला उठाकर इशारों में कहा कि मैं अपने आराध्य देव से बार बार माफी मांग रहा हूं। लेकिन वीर सावरकर का अपमान करने वालों को कभी पश्चाताप नहीं हुआ। उन्होंने कभी वीर सावरकर पर माफी नहीं मांगी। यानी एक ही बयान से पीएम मोदी ने पहले छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने से नाराज लोगों को मनाने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और शिवसेना को वीर सावरकर के मुद्दे पर बैकफुट पर लाने की कोशिश की। हम आपको पीएम मोदी की इस क्षमा याचना का एक छोटा सा अंश सुनवाते हैं। इसके बाद शिवाजी महाराज पर हो रही पॉलिटिक्स की फिक्र वाली फाइल भी खोलेंगे।
सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है। जय भवानी, जय शिवाजी, मोदी सरकार। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज। अब ये भी देखिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मुद्दे पर पीएम मोदी से पहले और कौन-कौन से नेता माफी मांग चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का है। उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो महान पराक्रमी शासक के 100 बार पैर छूने और घटना के लिए माफी मांगने में संकोच नहीं करेंगे। दूसरा नाम डिप्टी सीएम अजीत पवार का है। उन्होंने शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र का देवता बताते हुए माफी मांगी थी। वो सिंधुदुर्ग भी पहुंचे थे, क्षतिग्रस्त हुई मूर्ति के स्थान का निरीक्षण भी किया था। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में जो भी अपराधी है उसको सजा मिलेगी। दूसरे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इस घटना पर दुख जता चुके हैं। उन्होंने सफाई दी है कि शिवाजी की मूर्ति गिरने में राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। यानी शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद अब जहां एक ओर माफी मांगने का दौर जारी है, वहीं इस मामले में एक्शन भी ताबड़तोड़ हो रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद सिंधुदुर्ग पुलिस ने इस केस में पहली गिरफ्तारी की है। स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और ठेकेदार चेतन पाटिल को अरेस्ट किया है। जब शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई गई थी तब चेतन पाटिल ही स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट थे। हालांकि उन्होंने 2 दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि प्रतिमा के निर्माण से उनका लेना देना नहीं है। उन्होंने सिर्फ मूर्ति के लिए प्लेटफॉर्म का डिजाइन तैयार किया था। पूरा सच जांच में सामने आएगा और जांच के लिए 2 कमेटी पहले ही बनाई जा चुकी है। लेकिन आपको ये बता दें कि पिछले वर्ष 4 दिसंबर को पीएम मोदी ने ही इस प्रतिमा का अनावरण किया था और अब मूर्ति गिरने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र पहुंचकर अपना दुख भी व्यक्त किया है। लेकिन उनके क्षमा मांगने पर अब राजनीति का राउंड 2 शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र चुनाव को ध्यान में रखकर माफी मांगी है, उनके दिल में माफी नहीं है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने बयान दिया है कि माफी से काम नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए।
छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के आराध्य नहीं, संपूर्ण भारत के आराध्य देव। आज अगर उनकी मूर्ति में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार पाया जा रहा है, उनकी मूर्ति खंडित हो रही है, उसमें लापरवाही की गई है, तो सिर्फ माफी से तो काम नहीं चलने वाला प्रधानमंत्री। शिवाजी से अब तो माफी आपने मांग ली, लेकिन आपने मेरे ख्याल से उन लोगों से ही माफी मांग ली जिन्होंने भ्रष्टाचार करा था इसके अंदर। हम तो यही कहेंगे कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ें। शिवाजी का अपमान हुआ है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। 8 महीने में हमारा अस्तित्व, हमारी अस्मिता और हमारे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरता है। उसका उद्घाटन कोई छोटे आदमी के हाथों से तो नहीं होता है ना, देश के प्राइम मिनिस्टर के हाथों से होता है। और जब देश के इतने बड़े व्यक्ति अगर हमारे जो उद्घाटन करते हैं तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी उनको लेनी चाहिए। अगर 8 महीने में वो स्टैचू गिरता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 8 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही उसका उद्घाटन किया था। 8 महीने पहले अब पता चल रहा है किस तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट में भ्रष्टाचारी हुई है। ये पूरी सरकार जो है धोखे और खोखे वाली सरकार है। उन्होंने हमारे जो आराध्य देव हैं महाराष्ट्र के, उनके साथ भी भ्रष्टाचार किया। वैसे आपको जानना चाहिए कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में माफी किस खास मौके पर मांगी। असल में प्रधानमंत्री पालघर में न्यू इंडिया के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखने गए थे। समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया में भारत के लिए व्यापार वाला गेम चेंजर शिलान्यास करने गए थे। ये शिलान्यास था एक पोर्ट का। पोर्ट यानी बंदरगाह। पीएम मोदी महाराष्ट्र के पालघर में भारत के सबसे ज्यादा कंटेनर क्षमता वाले पोर्ट की नींव रखने गए थे। आपको इस बंदरगाह से जुड़ी कई विशेष बातें बताते हैं। इस पोर्ट का नाम वधावन बंदरगाह है। ये भारत में गहरे पानी में स्थित सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक होगा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन के लिए सीधे संपर्क स्थापित कराएगा। ये ऑल वेदर ग्रीनफील्ड पोर्ट होगा जिसका इस्तेमाल हर मौसम में होगा। इसकी लागत 76,220 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण 2029 तक पूरा होगा और दूसरा चरण 2034 तक पूरा होगा। इस पोर्ट की और क्या-क्या खासियत है, इस पोर्ट से भारत चीन को कैसे चुनौती देने जा रहा है, एक-एक जानकारी हम आपको थोड़ी देर में देंगे। लेकिन पहले मैप के जरिए ये समझाते हैं कि इस पोर्ट से भारत के लिए समुद्र के रास्ते दुनिया में व्यापार के दरवाजे कैसे खुल जाएंगे। आपको हम मैप से दिखाएंगे कि मैप में महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट की लोकेशन देखिए। ये पालघर में है। अब यहां से भविष्य में सी कनेक्टिविटी कैसे बनेगी, इसे भी समझिए। भारत इस पोर्ट के जरिए साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका तक समुद्र के रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड कर सकेगा। अब सुनिए इस पोर्ट की कुछ और विशेषताएं। वधावन पोर्ट की क्षमता 2 करोड़ 32 लाख TEU है, जो देश में सबसे ज्यादा होगी। TEU एक तकनीकी टर्म है। इसका फुल फॉर्म है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स, यानी 20 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और ऊंचा एक कंटेनर। एक यूनिट कहलाता है, यानी 2 करोड़ 32 लाख कंटेनर्स के बराबर इसकी क्षमता है। निर्माण पूरा होने के बाद भारत का ये पोर्ट दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में शामिल हो जाएगा। फिलहाल भारत का एक भी पोर्ट दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में शामिल नहीं है। एक और खास बात यह है कि ये एक डीप ड्राफ्ट पोर्ट है, यानी इसकी नेचुरल गहराई 20 मीटर के करीब होगी। ये समंदर के किनारे नहीं बल्कि तट से 6 किलोमीटर दूर समंदर में बनाया जाएगा, जो 1448 हेक्टेयर में फैला होगा। इस पोर्ट में 9 कंटेनर टर्मिनल होंगे। हर टर्मिनल की लंबाई 1000 मीटर होगी। इस पोर्ट में 4 मल्टीपर्पज बर्थ हैं, 4 लिक्विड बल्क बर्थ, 1 RO बर्थ, स्मॉल क्राफ्ट और कोस्ट गार्ड बर्थ और रेल टर्मिनल शामिल हैं। यहाँ बर्थ का अर्थ है जगह, ठीक वैसे ही जैसे ट्रेन में यात्रियों के लिए जगह होती है जिसे बर्थ कहा जाता है। उसी तरह पोर्ट पर शिप को खड़ा करने के लिए भी एक जगह होती है और उसे बर्थ कहते हैं। वधावन पोर्ट से 20 मीटर की नेचुरल गहराई भारत के लिए एक वरदान की तरह है। दरअसल बड़े जहाज को किसी पोर्ट पे आने के लिए कम से कम 12 से 20 मीटर की गहराई जरूरी होती है। अब तक भारत में एक भी पोर्ट ऐसा नहीं था जिसकी गहराई 20 मीटर हो, जिसके कारण भारतीय पोर्ट पर अभी बड़े जहाजों को आने में परेशानी होती थी। बड़े जहाजों से आने वाले सामान को पहले कोलंबो या सिंगापुर जैसे पोर्ट्स पर उतारा जाता है। वहां से फिर छोटे जहाज के जरिए उस सामान को भारत लाया जाता है।
इससे लागत करीब 10,000 रुपए प्रति कंटेनर बढ़ जाती है। अब वधावन पोर्ट बन जाएगा तो ये लागत सीधे सीधे बच जाएगी। ये अब तक का सबसे खर्चीला पोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसकी कुल लागत 76,220 करोड़ रुपए है। इसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यानी JNPA की 74% और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड यानी MMB की 26% हिस्सेदारी होगी। इसमें रेल मंत्रालय 1,765 करोड़ रुपए और सड़क संपर्क के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय 2,881 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। महाराष्ट्र सरकार बिजली के लिए करीब 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। खास बात यह है कि इस पोर्ट के बनने से कम 12 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। इसके अलावा पोर्ट के आसपास रियल एस्टेट सेक्टर, वेयरहाउस और सर्विस सेक्टर का भी विकास होगा, जिससे रोजगार के बड़े अवसर पैदा हो जाएंगे। कनेक्टिविटी के हिसाब से इस पोर्ट की लोकेशन भी काफी अच्छी मानी जा रही है। इस पोर्ट से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर WDFC यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। नेशनल हाईवे से इसकी दूरी सिर्फ 35 किलोमीटर है और मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे से सिर्फ 22 किलोमीटर। अब सुनिए पीएम मोदी ने इस पोर्ट की आधारशिला रखते हुए आज नए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या क्या कहा। महाराष्ट्र के पास विकास के लिए जरूरी सामर्थ्य भी है, संसाधन भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने समुद्री व्यापार को, समुद्री शक्ति को एक नई ऊंचाई दी थी। कभी हमारी ताकत इतनी थी कि दरिया सारंग कान्होजी आंग्रे पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारी पड़े थे। इस पोर्ट पर 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। इस क्षेत्र की पहचान अब तक प्राचीन किलों यानी फोर्ट से होती थी। अब इस क्षेत्र की पहचान आधुनिक पोर्ट से भी हुआ करेगी। आपको जब हमने इस पोर्ट के बारे में इतना कुछ बताया है तो आपको ये भी जानना चाहिए कि इस पोर्ट की अपना एक इतिहास भी है। ऐसा दावा किया जाता है कि वधावन पोर्ट का आइडिया 1991 में आया था। 1997 में पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को पोर्ट निर्माण का प्रस्ताव सौंपा, लेकिन एक ही वर्ष बाद 1998 में इसे खारिज कर दिया गया। 2016 में फिर से पोर्ट निर्माण की दिशा में काम शुरू हुआ। 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने वधावन पोर्ट के निर्माण पर सैद्धांतिक मंजूरी दी, जिसके बाद DPR यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई। फिर पिछले दिनों कैबिनेट ने इसके बजट को मंजूर किया और आज इस पोर्ट की आधारशिला रखी गई। आपके मन में यह प्रश्न भी जरूर होगा कि क्या भारत के पास पहले से कोई पोर्ट नहीं था? तो ऐसा नहीं है। देश में अभी 76 सक्रिय पोर्ट्स हैं, जिनमें 12 बड़े पोर्ट हैं, 64 छोटे पोर्ट हैं और 9 पोर्ट्स निर्माणाधीन हैं, यानी बन रहे हैं। भारत की कुल कार्गो हैंडलिंग क्षमता लगभग 2,700 MTPA यानी मिलियन टन प्रति वर्ष है और इसमें से 60 से 65% क्षमता का उपयोग हो रहा है। देश के 2 सबसे बड़े पोर्ट JNPT और मुंद्रा हैं, जिसमें JNPT की क्षमता 64 लाख TEU और मुंद्रा पोर्ट की क्षमता 74 लाख TEU हैंडलिंग है और यही दोनों पोर्ट्स की क्षमता को जोड़ दें तो ये आधे से ज्यादा है। कंटेनर बिजनेस को हैंडल करते हैं, जबकि अकेले वधावन पोर्ट की क्षमता 2 करोड़ 32 लाख TEU होगी, यानी दोनों के करीब करीब दोगुनी क्षमता होगी। TEU तकनीकी शब्द है, इसीलिए यहां आपको एक बार फिर याद दिला दें, TEU का फुल फॉर्म 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स होता है, यानी 20 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और ऊंचा एक कंटेनर। इसी को एक यूनिट कहते हैं। वैसे JNPT और मुंद्रा दोनों पोर्ट अगले 5 वर्षों में फुल कैपेसिटी में आ जाएंगे।
फिर भारत को आयात निर्यात में परेशानी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए वधावन पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि एक पोर्ट कैसे किसी देश को ट्रेड हब बना सकता है। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश है। चीन ने 2023 में दुनिया में 3.38 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया, जबकि भारत ने सिर्फ 778 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि चीन ने ज्यादा सामान बनाया। इसका एक बड़ा कारण चीन के पोर्ट्स भी हैं। दुनिया के टॉप 15 पोर्ट्स में से 7 पोर्ट अकेले चीन के हैं, जबकि भारत का एक भी नहीं है। चीन के पोर्ट 25 करोड़ TEU और भारत के पोर्ट 2 करोड़ TEU हैंडल करते हैं, यानी भारत चीन से बहुत पीछे है। लेकिन वधावन पोर्ट के बनने से यह अंतर थोड़ा कम होगा और भारत का यह पोर्ट दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में शामिल हो जाएगा। फिक्र में इसके बाद अब बात करते हैं एक ऐसे फैसले की जिसका जिक्र आज पूरे देश में हो रहा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम वाला विवाद भी है, राजनीति भी है और जुबानी दंगल भी है। ये फैसला असम में लिया गया है। आज शुक्रवार है। आज के ही दिन असम विधानसभा में शुक्रवार को लेकर दशकों पुराना फैसला पलट दिया गया। असम विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया गया है। पहले जुमे की नमाज पढ़ने के लिए विधानसभा के मुस्लिम विधायकों और कर्मचारियों सभी को 2 घंटे की छुट्टी मिलती थी। अब असम के विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत देमारी ने इस छुट्टी वाले नियम को रद्द कर दिया है। मतलब ये कि अब किसी भी शुक्रवार को किसी भी मुस्लिम विधायक या कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने पुराने नियम को रद्द करने को लेकर यह तर्क दिया है कि अब विधानसभा में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। शुक्रवार के दिन भी आम दिनों की तरह विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस फैसले के लिए विधानसभा अध्यक्ष का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस फैसले के जरिए औपनिवेशिक बोझ के एक और निशान को हटा दिया गया है। आप सिर्फ 120 सेकंड में देखिए कैसे असम में हुए इस फैसले पर सियासी दंगल हो रहा है। हमारे जो असेंबली है उसका जो रूल कमेटी है उसमें अल्पसंख्यक मेंबर्स भी है। सबने ये डिसाइड किया है, सबने ये निर्णय लिया है। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विधानसभा का निर्णय है। हमारे आसाम के सीएम साहब के इशारे में सब चल रहा है। आसाम के मुख्यमंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, मुसलमान की लड़कियां क्या पहनेगी उस पर उनकी नजर है। मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेंगे, निकाह कैसे होगा मुसलमान का, उस पर उनकी नजर है। मुसलमान के घर में क्या खाना पकेगा वो भी वो तय करने लगे। If somebody is taking a break for a Jummah namaz, then obviously we Hindus can also get a break for our temples. Only for a specific reason, for a specific community's break has been given since so long before independence. I think it's a historic decision, as all religions are same. जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया। ये हेमंत बिस्वा साहब जब भी बोलते हैं तो विष उगलते हैं। उनको उनकी सारी सियासत अगेंस्ट मुस्लिम्स है। हर वो काम करते हैं जिससे मुसलमानों की दिलाजारी हो। जब 1937 से ये काम हो रहा था तो तुम्हें क्या परेशानी थी? इससे घटिया क्या राजनीति हो सकती है कि नमाज जैसी इबादत के लिए जो 1937 से वक्त मिलता आया था 2 घंटे के लिए, आज उसको बंद करने की बात कर रहे हैं। नमाज पूजा ये तो ऐसी चीज़ है, इसके लिए तो और टाइम देना चाहिए, ना कि उस टाइम में कटौती करें आप। असम में जिस नमाज वाले फैसले पर राजनीतिक फाइट शुरू हुई है उस पर हम आपको फिक्र की फाइल दिखाते हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज पर ब्रेक की ये प्रथा वर्ष 1937 से चल रही थी। मुस्लिम लीग के सैयद मोहम्मद सादुल्ला ने इस नियम की शुरुआत की थी और इसका दावा सीएम हेमंत ने अपनी पोस्ट में भी किया है। तब शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था और नमाज के लिए ये छुट्टी दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होती थी। ये नियम 87 वर्षों से चला आ रहा था और असम विधानसभा में काम करने वाले हर मुस्लिम कर्मचारी को भी इसका लाभ मिलता था। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के एक फैसले से अब ये नियम असम में अतीत बन गया है।
वैसे पिछले कुछ दिनों से असम में जो कुछ हो रहा है, हेमंत सरकार जिस तरह से बड़े फैसले ले रही है, उससे ये सवाल उठ रहा है कि आखिर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का एजेंडा क्या है, उनका टारगेट किस पर है। एक दिन पहले ही असम विधानसभा में मुस्लिम विवाह और तलाक पर विधेयक पारित किया गया है, जिसके अनुसार मुस्लिम शादियों और तलाक का सरकारी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और अब काजी निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत ने यह भी संकेत दिया है कि वो जल्द बहुविवाह पर रोक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही असम में बदलती डेमोग्राफी पर उन्होंने मियां भूमि का नाम लेकर श्वेत पत्र लाने का भी ऐलान किया है। साथ ही हेमंत कई बार राज्य में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं, जबकि इससे पहले लव जिहाद और हिंदू मुस्लिम के बीच लैंड ट्रांसफर को लेकर भी असम सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। ये सारे वो फैसले हैं जिनमें बहुत चिंगारियां हैं और सियासी क्लेश तो है ही। फिक्र में अब बात करते हैं उन दो देशों की जिनके कॉन्फिडेंस को बड़ी चोट पहुंच गई है। एक तरफ है चीन तो दूसरी तरफ है यूक्रेन। भारत की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघात से जहां जिनपिंग के सिर में दर्द हो गया है, तो वहीं F-16 के दम पर पुतिन को ललकारने वाले ज़ेलेंस्की टेंशन में आ गए हैं। पिछले 2 दिनों में दोनों देशों का कॉन्फिडेंस मीटर डाउन हो गया है। भारतीय नौसेना में INS अरिघात की एंट्री को देखकर चीन की कई संभावनाएं अब आशंकाओं में बदल गई हैं, क्योंकि इस परमाणु पनडुब्बी की शक्ति कई समीकरण बदल डालेगी। तो वहीं रूस से जंग के बीच यूक्रेन को काफी मिन्नतों के बाद 2 F-16 फाइटर जेट मिले थे। उनमें से एक क्रैश हो गया है। इसीलिए पिछले 2 दिनों से ज़ेलेंस्की की युद्ध नीति का कॉन्फिडेंस मीटर भी लगातार नीचे जा रहा है। आखिर कैसे जिनपिंग और ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास डगमगा गया है, इसका सुपरफास्ट विश्लेषण कर लेते हैं। पहले बात चीन की करते हैं। पिछले 2 दिनों से चीन बेचैन है। इसकी वजह है भारत की परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात। खुद दूसरे देशों के समुद्री सीमाएं लांघने वाला चीन अब भारत से कह रहा है कि भारत जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करे। जो चीन तिब्बत से लेकर ताइवान तक, फिलीपींस से लेकर जापान तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वो चीन अब भारत से कह रहा है कि वो INS अरिघात के मिल जाने के बाद संयम से काम ले। इसकी वजह भी जान लीजिए। भारत अगर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाके में INS अरिघात को तैनात करे और वहां से K-15 न्यूक्लियर मिसाइल फायर की जाए, तो भारत न सिर्फ चीन के यूनान प्रांत बल्कि तिब्बत में उसके ठिकानों को भी तबाह कर सकता है। K-15 न्यूक्लियर मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है, जबकि आगे चलकर INS अरिघात पर भारत 3000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल भी तैनात करेगा। यही वजह है कि जिनपिंग एंड कंपनी को करंट लग गया है। चाइनीज सत्ता के प्रिय अखबार ग्लोबल टाइम्स ने INS अरिघात से चिढ़कर एक टिप्पणी की है। लिखा है, भारत को शक्ति प्रदर्शन की बजाय इस ताकत को जिम्मेदारी के साथ रखना चाहिए। जब तक परमाणु हथियार मौजूद हैं, इनका इस्तेमाल शांति और स्थिरता के लिए किया जाना चाहिए, ना कि शक्ति प्रदर्शन या परमाणु ब्लैकमेलिंग के लिए। सोचिए, न किसी ने बात की न कुछ कहा। चीन को पहले ही सिरदर्द हो गया। जाहिर है कॉन्फिडेंस तो नीचे जाएगा ही। और यही टेंशन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन पिछले 2 वर्षों से भी ज्यादा वक्त से रूस के मिसाइल और ड्रोन्स का जवाब दे रहा है, लेकिन जब से यूक्रेन को 2 F-16 फाइटर जेट मिले थे, तब से उनका जोश काफी हाई था। लेकिन अब खबर यह है कि 2 में से एक F-16 क्रैश हो गया है। यूक्रेन को मिले 2 F-16 को लेकर 2 तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पहली रिपोर्ट में दावा यह किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर इतना भीषण प्रहार किया जिसमें यूक्रेन का एक F-16 फाइटर जेट भी नष्ट हो गया, जबकि दूसरी रिपोर्ट में दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन को मिला F-16 अपने आप क्रैश हो गया। यूक्रेन का F-16 कैसे नष्ट हुआ, इसे लेकर अब तक यूक्रेन की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। जिस फाइटर पायलट को आप देख रहे हैं उसका नाम है ओलेक्सी मेस। इनका कॉल साइन था मूनफिश। यही वो फाइटर पायलट हैं जो यूक्रेन में F-16 उड़ा रहे थे, लेकिन रूस से जंग के बीच वो मारे गए। दावा किया जा रहा है कि ओलेक्सी मेस ने F-16 उड़ाने की सिर्फ 6 महीने तक ट्रेनिंग ली थी। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही वो इस फाइटर जेट को लेकर रूस के खिलाफ युद्ध में उतर गए। लेकिन एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि F-16 को अच्छी तरह से उड़ाने का कौशल कई वर्षों में हासिल होता है। तो ऐसे में क्या ज़ेलेंस्की की जल्दबाजी की वजह से ओलेक्सी मेस को अपनी जान गंवानी पड़ी?
इस क्रैश का सच जो भी हो, लेकिन इसके बाद ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास जरूर हिल गया होगा, क्योंकि पश्चिमी देशों से लाख मिन्नतें करने के बाद उसे सिर्फ 2 F-16 मिले थे। अब उनके पास एक ही F-16 बचा है। अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी शोर है तो सियासी दलों में उथल पुथल भी मची है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। सिरदर्द किसी का कम नहीं है। चुनावी मौसम में दोनों दलों की गुटबाजी खुलकर दिख रही है। पहले बात हरियाणा की करते हैं। सूबे में मुख्य तौर पर कांग्रेस के 2 गुट और 3 बड़े चेहरे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका अलग खेमा है, जबकि दूसरे खेमे में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा जैसे नेता हैं। अब आपको ये बताते हैं कि ताजा विवाद कहां से और कैसे शुरू हुआ ये कि जब बुधवार को किसी भी सांसद को टिकट नहीं देने का बयान आया तो हुड्डा खेमा इसे अपनी जीत के तौर पर देखने लगा, क्योंकि इस बयान से शैलजा और सुरजेवाला दोनों सीएम की रेस से बाहर दिखने लगे। समर्थकों ने ऐसा माहौल बनाया कि राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा तो भूपेंद्र हुड्डा ही है, जबकि पार्टी ने इसका ऐलान नहीं किया है। ऐसे में हुड्डा विरोधी खेमा कहां चुप बैठने वाला था। सूत्रों के मुताबिक कुमारी शैलजा और सुरजेवाला ने ये बात आला कमान के सामने रखी। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए ये संकेत ठीक नहीं है कि सीएम हुड्डा होंगे। इन दोनों ने यह सुझाव दिया कि चुनाव के बाद विधायकों की राय से ही फैसला हो। हुड्डा विरोधी खेमे का तर्क है कि अगर कोई चेहरा नहीं होगा तो पार्टी को सभी बिरादरी का वोट मिलेगा, और अगर हुड्डा को चेहरा बनाया गया तो दलित वोट खिसक सकता है। कहा जा रहा है कि इसी के बाद प्रभारी दीपक बाबरिया को तलब किया गया और कहा गया कि विधानसभा चुनावों के बाद विधायकों की राय लेकर आला कमान सीएम का फैसला करेंगे। मतलब यह कि कांग्रेस खुद को लोकतांत्रिक दिखाना चाहती है। दूसरा, चुनाव में किसी को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। कांग्रेस को लगता है कि अगर चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो वोटों को बिखराव से बचाया नहीं जा सकेगा। इससे गुटबाजी को भी रोका जा सकता है। तीसरा, सीएम कोई भी हो सकता है। इसके जरिए शैलजा सुरजेवाला को साधने की कोशिश है। दोनों अभी सांसद हैं। क्या आपने नोट किया कि हरियाणा कांग्रेस में कलह इतनी बढ़ चुकी है कि 24 घंटे के अंदर पार्टी को 2 बार बयान जारी करने पड़े। दोनों बयानों के मतलब भी बिल्कुल अलग अलग हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने बुधवार को कहा कि कोई सांसद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। उनके इस बयान से राज्य के कुछ नेताओं में खलबली मच गई। खबर आला कमान को भी लगी तो गुरुवार को बयान आया कि कोई भी सीएम बन सकता है। मतलब अगर पार्टी जीती तो जो विधायक नहीं होगा उनकी भी लॉटरी लग सकती है। वो सांसद भी हो सकता है, विधायक भी हो सकता है, या फिर कोई और नेता। अब इन्हीं 2 बयानों के इर्द गिर्द हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति घूम रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट समुदाय, जबकि शैलजा दलित समुदाय से आती है। वैसे आपको बता दें, 20 साल पहले 2004 में पूर्व सीएम, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और विधायक भजन लाल सीएम की कुर्सी के सबसे करीब थे, लेकिन तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने, जो उस वक्त सांसद थे। जो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या वो भी रेस में बने रहेंगे सीएम फेस के? आप ये कह रहे हैं? हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है सीएम के तौर पे कि जिसके पास विधायक दल के में से किसी न किसी का समर्थन रहता है और कांग्रेस हमारे कमान का आशीर्वाद रहता है। बात अब हरियाणा में कांग्रेस की रणनीति की हो गई तो चर्चा बीजेपी की प्लानिंग की भी कर लेते हैं। बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए क्या कर रही है, जरा इसे भी जान लेते हैं। हरियाणा में बीजेपी का फॉर्मूला है जाट प्लस अन्य। अब ये क्या फॉर्मूला है, चलिए इसे डिकोड करते हैं। राज्य में जाटों की आबादी 22% है, दलित 21% और ओबीसी 30% है। इसके अलावा अन्य का आंकड़ा 27% है, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, जाट सिख, गुर्जर और मुसलमान आते हैं। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के मिशन में जुटी बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है। कांग्रेस को जहां जाट, दलित और मुस्लिम समीकरण पर भरोसा है, वहीं बीजेपी यूपी की तर्ज पर ज्यादा से ज्यादा समुदाय को लुभाने की कोशिश में है। जाट वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी जाट नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को प्रचार में उतारेगी। ये भी हो सकता है कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को कुछ सीटें भी दी जाएं, जिससे जाट वोटरों में मैसेजिंग हो सके। पार्टी को अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के सहारे दलितों का वोट मिलने की उम्मीद है। बीजेपी की रणनीति यह है कि अभय चौटाला और मायावती, दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर के गठबंधन पर हमला बोलकर दलित और जाट वोट में बंटवारा किया जाए।
वहीं हुड्डा और शैलजा के मतभेद को उभारकर कांग्रेस को दलित विरोधी साबित किया जाए। ओबीसी समुदाय को लुभाने के लिए पार्टी के पास ओबीसी का सीएम चेहरा है, जबकि ब्राह्मणों को साधने के लिए पार्टी ने अपने ब्राह्मण नेता मोहनलाल बडौली को हरियाणा का अध्यक्ष बनाया है। बाकी समुदाय के नेताओं को भी कोई ना कोई जिम्मेदारी दी गई है ताकि सभी बिरादरियों को बीजेपी में अपना प्रतिनिधित्व नजर आए। कुल मिलाकर बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा यह है कि जो समुदाय पूरी तरह से साथ नहीं है, उनमें ज्यादा से ज्यादा वोटों का बिखराव पैदा किया जाए। इस तरह कोर वोटर के साथ हर वर्ग को जोड़कर सरकार बनाने का प्लान है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों में अब टिकट पर मंथन चल रहा है। कई सीटों पर उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। हरियाणा की 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। हरियाणा से आइए अब चलते हैं झारखंड। हरियाणा में चुनावी घोषणा हो चुकी है, जबकि झारखंड में तारीख का इंतजार हो रहा है। तारीखों के इंतजार के बीच आज बीजेपी ने हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया है। 15 दिन तक चले सियासी घटनाक्रम और बयानबाजी के बाद आज जेएमएम के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें झारखंड की राजधानी रांची में ही पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में उन्हें पार्टी का दामन थमाया गया। आपने ये तस्वीरें देख ली, लेकिन हमारा मकसद आपको सिर्फ तस्वीर दिखाना नहीं है, बल्कि उसके पीछे का मतलब भी बताना है, क्योंकि राजनीति में तस्वीरें ही बहुत कुछ संदेश दे जाती हैं। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने वाले इस मंच को आप गौर से देखिए। चंपई को बीजेपी का अंगवस्त्र और फूलों की माला प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पहनाई, उनसे हाथ मिलाया, उनके गले लगे। उन्हीं के हाथों चंपई को सदस्यता का सर्टिफिकेट दिलवाया गया। इस दौरान चंपई तो मुस्कुराते नजर आए, लेकिन बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं दिखी जो चंपई के चेहरे पर थी। झारखंड में चंपई के कद का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपना अंगवस्त्र भी उनको पहनाया। चंपई की बीजेपी में एंट्री के पीछे इन्हीं दोनों नेताओं की भूमिका बताई जाती है। एक तस्वीर और देखिए। जब बीजेपी के मंच पर चंपई सोरेन का इस अंदाज में स्वागत हो रहा था, तब अर्जुन मुंडा भी मंच पर ही थे, लेकिन उनसे थोड़ी दूर खड़े थे। झारखंड के सियासी गलियारों में ये अटकलें हैं कि बाबूलाल मरांडी चंपई की एंट्री के खिलाफ थे। शायद इसीलिए आज दोनों को एक साथ मंच पर इस तरह दिखाया गया, जिससे वोटरों में कोई गलत संदेश ना जाए। चंपई सोरेन आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं। 81 सीटों वाले झारखंड के कोल्हान इलाके में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। इस इलाके की 14 सीटों पर वो नतीजे पलटने का मादा रखते हैं, इसीलिए उन्हें कोल्हान टाइगर भी कहा जाता है। बीजेपी इस इलाके में पिछली बार एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। पार्टी को चंपई से काफी उम्मीद है, लेकिन वो कितना फायदा पहुंचा पाएंगे ये तो नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल उनका स्वागत तो जोरदार हुआ है। चुनावी घमासान और पाला बदल के बीच एक और जानकारी आपको दे दें जो गैर राजनीतिक संगठन आरएसएस से जुड़ी है। इसके केंद्र में राज्यों के चुनाव के साथ कई मुद्दे शामिल हैं। केरल के पलक्कड़ में शनिवार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक होगी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद आरएसएस की ये पहली बैठक है। सरसंघ चालक मोहन भागवत की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में बीजेपी के बड़े पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल होंगे। अब से कुछ देर पहले वो कोयम्बटूर पहुंचे, जहां से वो पलक्कड़ के लिए रवाना हुए। कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने शॉल और बुके देकर उनका स्वागत किया। वैसे तो इस बैठक में संघ से जुड़े संगठनों के कामकाज और आपसी समन्वय पर चर्चा होगी, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इसमें संघ और बीजेपी में बेहतर तालमेल के लिए खास रणनीति बनेगी। लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं आने पर अनौपचारिक चर्चा और समीक्षा होगी। और फिक्र आपकी में अब रफ्तार से देश दुनिया की टॉप 9 खबरें देखते हैं।